हाँ भाई, शुरू करें। तो अपने अभी जो ना ये वाले आर्टिकल जो हैं, चैप्टर सेकंड पार्लियामेंट ऑफ पार्ट फिफ्थ यूनियन, पार्ट फिफ्थ में 52 टू 151 है, जिसमें 52 से 78 जो है वो एग्जीक्यूटिव से रिलेट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट से रिलेट करते हैं, अपने ने वो पढ़ लिया भाई, और उसके साथ कंपेयर कर लिया। किसको कंपेयर कर लिया? स्टेट के जो आर्टिकल्स हैं उनको। ठीक है भाई। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसके पार्लियामेंट, और आर्टिकल्स जाएंगे 79 से 122 तक। तो 79 जो है उसमें क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बताया इसमें। और इसमें आप पढ़ोगे तो साफ लिखा हुआ है भी, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, जिनको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। तो आपसे पूछे भी, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बताता है? तो पार्लियामेंट जो है, अपने बहुत ही इजी वे में बात करें तो पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं? 3। लेकिन हाउसेस कितने हैं? 2। और 2 हाउस में अगर लेजिस्लेटिव बॉडी बंटी हुई होती है, डिवाइड होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बाई कैमरलिज्म। और ये बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट अपने आप में क्या होता है? पार्ट होता है, मेंबर नहीं होता। इसके बाद में एक आएगा अपर हाउस। ठीक है भाई। और ये क्या आएगा? लोअर हाउस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, ये फर्स्ट चैम्बर है एंड दिस इज सेकंड चैम्बर। इसको अपने कहते हैं राज्यसभा, और दिस इज कॉल्ड एज लोकसभा। और ये हिंदी वाले नाम जो है वो 1954 में एग्जिस्टेंस में आए थे। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कहाँ दिया हुआ है? 79 में। इसके बाद में 80 जो है, 80 हमें किसका कंपोजिशन बताएगा? आर्टिकल 80 जो है वो हमें किसका कंपोजिशन बताएगा? राज्यसभा का कंपोजिशन बताएगा भाई। इसको जो अपने पढ़ेंगे, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स तो क्या है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और इनके पास किस कौन से, मतलब बेसिकली क्या नॉलेज होना चाहिए, कौन से एरियाज का नॉलेज होना चाहिए? 4 स्पेसिफाइड एरियाज हैं। कौन कौन से हैं अभी? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं है, बस ये ध्यान रखना। और उसके बाद है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। बेसिकली बोला गया है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, जिसमें 238 तो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। कौन से सिस्टम से इलेक्ट होते हैं ये? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से। और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। 12 क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। और अपने इसको एक्रोनिम में याद कर सकते हैं या ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 12, ऐसे ही मजाक में बोल सकते हैं कि 12 लास्ट लास्ट जो है वो किस में डाल देगा वो? ठीक है, राज्यसभा में डाल देगा। LASS। ठीक है भाई। लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। क्लियर है? तो ये हो गया भाई। अब आप अपने लेवल पे एक बार सर्च करके देखना भाई। क्यों? क्योंकि ये जो 238 है, ये यूनियन टेरिटरीज और किसको दी गई है? स्टेट्स को दी गई है। ठीक है। तो कितनी तो सारे ऑल ओवर स्टेट्स को कितनी मिली हुई है?
यूनियन टेरिटरीज को कितनी मिली हुई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी बना होगा तो कुछ चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, इस 238 में से जैसे द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स to be filled by representatives of the states and the union territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the fourth schedule। और किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें अलॉटेड है, अगर आपको ये देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल में जाना पड़ेगा। अब अपने कभी भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट्स को जो है वो कंबाइंडली कितनी सीट्स मिली हुई है, यूनियन टेरिटरीज को कंबाइंडली कितनी सीट्स मिली हुई है। पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, ये 250 जो है ये अभी 250 नहीं है, अभी एट प्रेजेंट कितनी सीट्स हैं, 245 है। कितनी है, 245। ठीक है, ये तो 12 की 12 ही रख दी, ये तो अभी भी 12 ही है, तो मतलब यहां से कम हुए, तो ये अभी एट प्रेजेंट कितनी सीट्स हैं, 233 है। अब इस 233 में से आपको पता लगाना है कितनी तो स्टेट्स के पास है, कितनी यूनियन टेरिटरीज के पास है। अब यूनियन टेरिटरीज में जिसके पास है उसके पास कितनी है, स्टेट्स है, तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो आपको यूपी में मिलेगी 31 सीट्स। फिर अपने राजस्थान के पास कितनी है, तो आपको मिलेगी 10। फिर आप ये देखना कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास केवल एक एक सीट है, कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके पास केवल एक एक स्टेट है, वो गोवा, सिक्किम और आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। सिंपल सा हिसाब है, गोवा याद कर लेना, सिक्किम याद कर लेना, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स जो है ना उसमें से ए नाम वाली सिस्टर्स को हटा देना। अरुणाचल प्रदेश का मैं श्योर नहीं हूँ उसके पास है या नहीं है, हो सकता है उसके पास भी एक ही हो। ठीक है, एक ही है, तो फिर केवल असम को हटा देना। ठीक है, और बाकी की जितनी भी 7 सिस्टर्स में से बाकी की सिस्टर्स हैं उनके पास कितनी कितनी सीट्स हैं, 1 सीट्स हैं। तो ये अपने लेवल पे करना भी कि इस 233 में से एट प्रेजेंट स्टेट्स के पास कितनी है, यूटीज के पास कितनी है। यूटीज में आपको सारी यूटीज में नहीं मिलेंगी, तो जिनके पास है उनके पास कितनी है। ठीक है भाई, और फिर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा किसके पास है, राजस्थान के पास कितनी है, और मिनिमम किसके पास है, तो मिनिमम वही है जिनके पास कितनी सीटें हैं, 1 सीट्स है। ठीक है भाई, और ये सारा हिसाब किताब आपको कहाँ मिलता है, आप फोर्थ शेड्यूल में मत जाना, क्योंकि आपको फिर वो लिस्ट मिलेगी उसमें देखते रहोगे। आप सिंपली एक बार सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। बस उसमें इतना सा ध्यान रख लेना कि यूनियन टेरिटरीज में देख लेना, अगर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ दिख गया तो आप समझ जाना कि आपको एकदम लेटेस्ट जो है वो चीज़ मिली, और जम्मू कश्मीर वहाँ ना लिख के स्टेट में मिला तो आप समझ जाना आप कोई पुरानी चीज़ देख रहे हो। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आर्टिकल आएगा कौन सा, आर्टिकल 81। ये किसका कंपोजिशन समझाता है हमको। ठीक है भाई, और ये कहता है भाई कि मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो कितनी। ठीक है, तो ये जो थी ये इस तरीके से डिवाइड होती थी, ये जो 2 है ये किसके लिए थी, एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन अब ये प्रोविजन खत्म कर दिया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया ये, 3rd से या 4th से, वन 103rd से किया है या 104th से किया है। ठीक है भाई, 104th, और ध्यान से सुनना भी 104 से की है, और ये जो ड्यूरेशन दी हुई थी 10-10 साल वाली ये आर्टिकल 334 में है, आर्टिकल 334 में है। ठीक है भाई, आर्टिकल 335 बता सकते हो क्या, आपको कराया हुआ है क्लास के अंदर मैंने, किसी चीज के क्लेम को लेकर है, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो 10-10 साल का दिया हुआ था ये हर 10 साल बाद 10-10 साल बढ़ जाता था। अभी 2019 में ये खत्म हो रहा था। ठीक है, शायद तक इसके 70 साल पूरे हो रहे थे। तो इसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पॉलिटिकल, ये केवल पॉलिटिकल किसके रिजर्वेशन की बात कर रहा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ साथ यहाँ पर
यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस की भी बात हो रही थी, वो भी 10-10 साल से बढ़ रहा था कि 2 एंग्लो इंडियंस जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 334 में SC/ST के रिजर्वेशन को तो 10 साल बढ़ा दिया, तो 70 से कितना हो गया, 80 साल पे गया। तो 2019 से वो गया 2029 में। ठीक है, और एंग्लो इंडियन की इसने कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, होल्ड हो गया। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन 2 सीट वाला एट प्रेजेंट नहीं है, हटाया तो नहीं है लेकिन दे भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये कौन सा है, 104th है, अभी ध्यान रखना। तो ये 104th कौन से ईयर का, 2019 का। ठीक है, हाँ इसमें आप 19 याद करना, क्योंकि ये 25 जनवरी 2020 को ये क्या हो गया था, एक तरीके से होल्ड हो गया था इस वजह से। ठीक है, तो अमेंडमेंट एक्ट का ईयर आप 2019 याद रख लेना। और अब ये कब तक के लिए गया, 2030 तक। तो इसमें 2 डेट याद रख सकते हो, डेट अगर आपको याद रखनी हो, कि एक तो ये SC/ST का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहां तक गया, 25 जनवरी 2030 पे गया। ठीक है, और एंग्लो इंडियंस वाला रिप्रेजेंटेशन कब रुक गया, तो वो 25 जनवरी 2020 पे रुक गया। कब रुक गया, 25 है, ये ध्यान रखना। ये क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को जब कोई चीज शुरू होती है ना, तो एक साल 25 जनवरी को खत्म होता है। तो जब 26 जनवरी को रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया होगा, तो वो बट ऑब्वियस है वो कि वो 10 साल के बाद की कौन सी डेट पे खत्म हो रहा होगा, 25 पे खत्म हो रहा होगा फिर, क्योंकि उसके बाद तो अगला साल शुरू हो जाता है। क्लियर है ना। तो SC/ST का रिजर्वेशन गया 25 जनवरी 2030 पे, और एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बोल दो या उसे कुछ भी बोल दो आपके एक बार, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, लेकिन इतना ध्यान रख लेना अभी कि वो कब रुक गया, 25 जनवरी 2020 पे रुक गया। अमेंडमेंट एक्ट ऐसे याद कर लेना, कौन सा, 104 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। तो इसका मतलब अभी 550 मैक्सिमम है, लेकिन इसमें एट प्रेजेंट रखी हुई कितनी है, 543 रखी हुई है। फिर इसमें भी याद कर लेना, क्या याद करोगे कि किसके पास, स्टेट्स के पास कितनी है, यूटीज के पास कितनी है। इसमें आपको सारी यूटीज में मिलेगी, भले वो एक सीट ही क्यों ना मिले। ठीक है, और स्टेट्स में फिर वही देखना सबसे ज्यादा किसके पास है, फिर से आपको यूपी मिलेगा, 80 है उसके पास, 80। ठीक है, राजस्थान के पास कितनी है, 25। और फिर आपको कुछ एक ऐसे स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से 3 है, सीमीना करके। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड, शायद तक 3 है, हो सकता है ज्यादा हो। तो सी मी ना, इनके पास कितनी कितनी सीट्स है, एक एक सीट्स है। ठीक है, तो ये एक बार अपने लेवल पे करना, इसको जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे अपने, तो दोनों के अंदर क्या करना है आप समझ गए होंगे। तो अपने आर्टिकल कौन कौन सा कर चुके हैं, 79, 80 और 81। इसके बाद में आर्टिकल 82 आ जाता है, कौन सा आता है, 82। और 82 क्या है अभी, इंपॉर्टेंट है अभी, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है भाई, इसमें राज्यसभा, इसमें लोकसभा, और इसमें रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट जो है, ये ध्यान रखना भाई, ये कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। अभी एटलीस्ट इतना याद कर लेना, अभी हर सेंसस के बाद में रीएडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट करती है। कैसे करती है, लॉ बना के करती है। तो पहले तो हो रहा था ये हर सेंसस के बाद, तो डीलिमिटेशन कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, क्या करके करेगी, लॉ बना के करेगी। तो ये लॉ कितनी बार बने हैं, डीलिमिटेशन एक्ट्स कितनी बार बने हैं, तो एक इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, कमीशन बनाया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन। क्या बनाया जाता है,
डिलिमिटेशन कमीशन, फिर वो रिकमेंडेशन देता है और उसकी रिकमेंडेशन पर फिर ये एक्ट लेकर आते हैं। तो ऐसा 4 बार हुआ हुआ है अभी। क्या करो, होता तो फिर 82 में भी हो जाता ना। हाँ नहीं नहीं, हर सेंसस के बाद होगा, लेकिन कैसे होगा, पार्लियामेंट लॉ बना के करेगी, लेकिन हर सेंसस के बाद करवाना जरूरी नहीं है। जरूरी होता तो फिर ये चीज़ें इसमें फिर आपको मैंने, हालांकि हो सकता है भाई सारों को तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो क्लास में कहीं कराया हुआ ज़रूर होगा कि 42nd ने क्या चेंज किया था, फिर 84th ने क्या चेंज किया था, फिर 87th ने क्या चेंज किया था, ऐसा कुछ किया था कि इस जो सीट्स हैं इनको इस पर्टिकुलर ईयर तक रोक दिया गया, फिर यहाँ तक कर दिया गया, कुछ ऐसा आपने ने पढ़ा हुआ तो है आप लोगों ने 1971 की पॉपुलेशन। और अगर अपने कहें कि आज जो सीट्स है वो 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पर है, ठीक है, और जो डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू जो एक तरीके से रीएडजस्टमेंट हुआ हुआ है सीट्स का, वो 2001 की पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ हुआ है, ठीक है। और एस सी एस टी का रिजर्वेशन जो है वो भी 2001 की पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया गया है या दिया जा रहा है अभी एट प्रेजेंट। करेंगे इसको, अभी तो इतना ध्यान रख लेना भी, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस 82। 83 में क्या ड्यूरेशन है, 83 में क्या ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन सिंपल सा है भी, पार्लियामेंट जो है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, 5 साल। पार्लियामेंट मेंबर की जो है, आप कह सकते हो कि भी उसकी ड्यूरेशन की या टर्म कितनी होगी, तो वो पार्लियामेंट के मैक्सिमम हो सकती है, उसकी भी फिक्स नहीं होती, उससे पहले भी वो हट सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट मेंबर की ड्यूरी जो है टर्म कितनी होती है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना पार्लियामेंट की टर्म होती है वो हो सकती है उसकी भी, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले, तो ये तो हो गया लोकसभा की बात, सॉरी पार्लियामेंट मेंबर बोल दिया मैंने, लोकसभा बोल रहा था मैं। तो लोकसभा की टर्म कितनी होती है, मैक्सिमम 5 साल हो सकती है। लोकसभा मेंबर की टर्म कितनी है, मैक्सिमम 5 साल हो सकती है, जब तक लोकसभा चलेगी, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी जो है उसमें लोकसभा जो है उसको 5 साल से आगे भी ले जाया जा सकता है, ठीक है, वो एक अलग प्रोविजन है। राज्यसभा में यहाँ पर अपने क्लियर कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो चीज़ें तो इमरजेंसी पढ़ोगे तो ही क्लियर होगी। राज्यसभा की टर्म कितनी होती है, राज्यसभा की कोई टर्म नहीं होती भी, ठीक है। राज्यसभा क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी एक। राज्यसभा के मेंबर की टर्म होती है, कितनी होती है, 6 साल की होती है। कहाँ दिया हुआ है ये, हम्म, 83 में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा के मेंबर की टर्म, कहाँ लिखा है, 6 साल कहाँ लिखा है। इंडेक्स में देख लो आप, इंडेक्स में आपको कहीं ऐसा दिख जाए मेंबर्स का कुछ। 101 में वैकेशन दी हुई, देखो ध्यान से सुनना कि हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर की जो टर्म है वो 6 इयर्स होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया हुआ है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कि फॉलोइंग में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कोई प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर का प्रोविजन है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब तो हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के
अगेंस्ट में जा रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये जो 6 ईयर की टर्म्स है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया गया है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर डिजॉल्व सेल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। हाउस ऑफ द पीपल जो है वो 5 साल तक डिजॉल्व नहीं हो, क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा ही डिजॉल्व हो सकती है, राज्यसभा तो डिजॉल्व ही नहीं हो सकती, वो क्या है, कंटिन्यूस बॉडी, ठीक है। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by parliament by law for a period not extending 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। तो ये पहले मैंने लोकसभा की बात कर दी कि लोकसभा जो है वो 5 साल की आती है, अगर डिजोल्व नहीं हो तो 5 साल निकाल लेगी अपना हंसी खुशी, ठीक है, विघटित नहीं हो, डिजोल्यूशन नहीं हो उसका, ठीक है। और या फिर इमरजेंसी जो है उससे उसका टर्म बढ़ाया जा सकता है एक बार में 1 साल के लिए। अब आप एक एक साल के लिए बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन अब मान लो आपने 1 साल बढ़ाया, इमरजेंसी अभी भी चल रही है, फिर आपने 1 साल और बढ़ाया, इमरजेंसी अभी भी चल रही है, फिर आपने 1 साल और बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही बढ़ाया उसके 1 महीने बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी हट गई, तो अब वो पूरा 1 साल नहीं रहेगी। फिर वो इमरजेंसी हटने के जिस दिन को इमरजेंसी हटी उसके 6 महीने बाद जो है वो लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर वो पूरा 1 साल नहीं निकालेगी। तो एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें राज्यसभा को लेकर क्या बात की गई है, जो उसका क्लॉज फर्स्ट में लिखी गई है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। पहली बात तो साफ लिखा हुआ डिसोल्यूशन नहीं होता इसका, बट एज nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf of parliament by law। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है ये, हर दूसरे साल में कितने 1/3 मेंबर क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और फिर आप उस एक्ट को पढ़ोगे, अदर प्रोविजंस पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि हर तीसरे साल की शुरुआत में उनको वापस से, उनको मतलब उन सीट्स को वापस से री इलेक्ट कर लिया जाएगा, और या कोई नॉमिनेटेड सीट खाली हुई तो नॉमिनेट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी राज्यसभा के मेंबर के लिए या कहीं भी 6 ईयर जैसी कोई चीज नहीं है। 6 ईयर कहाँ पर है, ठीक है भाई। तो ये, और जब राज्यसभा शुरू हुई तो दिमाग में आना चाहिए कि सर राज्यसभा शुरू हुई तो सभी का 6 साल ही तो होगा, तो फिर 2 साल बाद कौन से 1/3 हुए, क्योंकि जब तक कोई हटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सब 6 साल के लिए आए, तो 6 साल बाद तो सब एक साथ रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, तो सबका एक साथ ही करा लो। 2 साल बाद कौन से 1/3, कैसे पता चलेगा कि इन 1/3 को हटाना है। तो वो शुरू में जब तक ये 1/3 वाला जो प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया था, जब तक मतलब इस तरीके से एक ना साइकिल प्रोसेस में नहीं बैठा था, तब तक लॉटरी सिस्टम से हटाया जाता था। किससे हटाया जाता था, लॉटरी सिस्टम से, कि भाई लॉटरी निकाल लो ये 1/3 नाम की, तुम्हारी लॉटरी लगी है कि क्या लगे लॉटरी में, कि बस गेट आउट टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा, ठीक है भाई। तो ये ड्यूरेशन है। फिर इसके बाद में आते हैं 84 में क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप इसमें पढ़ोगे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस, तो भाई इसमें एक तो ये है कि इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक ओथ और अफर्मेशन, इलेक्शन का पर्चा भरने जाते हैं ना, वो ओथ एंड अफर्मेशन ही होती है, ठीक है। किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हुआ है क्या, उसमें एक बार सुंदरलाल जो होता है ना वो इलेक्शन लड़ने जाता है, हाँ, जब जेठालाल जो होता है ना उसको एक पेन देता है कि मेरा लकी पेन है तो इससे साइन कर, तो वो उससे साइन कर देता है वो, तो वो क्या होता है उसकी जो इंक होती है ना बाद में उड़ जाती है। तो ऐसे करके सुंदरलाल का जो इलेक्शन का होता है ना रिजेक्ट हो जाता है, कि कि एक स्पेसिफिक डेट के तक है ना उसने साइन ही नहीं किया है, वो कहता है मैंने तो किया था साइन। तो वो जो होता है ना, वो आप ओथ ले रहे हो, किसके सामने ओथ ले रहे हो, इलेक्शन कमीशन के जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर है उसके सामने, तो वो ओथ लेनी जरूरी है। और ये ओथ का जो परफॉर्मा आपको 3rd शेड्यूल में मिलेगा। इन 3 के अलावा सारे परफॉर्मे कहाँ मिलते हैं 3rd शेड्यूल में, कौन 3 के अलावा, आर्टिकल 60, 59, सॉरी आर्टिकल 60 और 69 और 159, समझ गए। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं भाई।
इसमें बी जो सब क्लॉज है उसमें दिया हुआ है, इन द केस सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर। हाँ भाई सीधे सिंपल सा, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, लोकसभा में 25 ईयर्स और राज्यसभा में 30 ईयर्स का होना जरूरी है आदमी का, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि और ऐसी सारी क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट लॉ बनाकर प्रिस्क्राइब कर दे, तो वही है पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो जो होती है जैसे जातियां, कास्ट या रिलीजन, उनमें वो उसने कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे उनमें लड़ाइयाँ हो जाए, तो वो लोग सारी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है उसमें जो इनडायरेक्टली चाहिए होती है नेता बनने के लिए कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको पॉजेस किए बिना नेता बनता नहीं आदमी। तो वो सारा आपको मिल जाएगा कि नेता बनने के लिए क्या करना है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेना कि तुम्हारे अंदर ये चीजें आ गई ना तो तुम नेता बन जाओगे अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने की क्वालिफिकेशंस पढ़ते हो तो उसमें हमने कहा था भी क्या कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो 35 ईयर्स का होना चाहिए, और उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब वही सेम अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, और उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए होनी चाहिए। बस इतना सा लाइन का अंतर है। जब प्रेसिडेंट का पढ़ोगे तो 35 ईयर्स, पहले इंडियन सिटीजन 35 ईयर्स और लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन आपसे कोई वाइस प्रेसिडेंट इंडियन सिटीजन 35, उसकी भी 35, लेकिन यहाँ क्या है, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड। प्रेसिडेंट वाली में वो 25 ईयर्स वाली शर्त लागू नहीं होगी, बस एज को छोड़ के, और यहाँ पर वो 30 ईयर्स की शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 30 है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है एज क्राइटेरिया, 35 ही है। तो याद कर लेना, एक तो 25, एक 30 और एक 35। 25 लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए, 30 राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए, और 35 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। इसके बाद में आता है भाई 85th में है ना, आप दो तीन चीजें देखोगे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट पहला, दूसरा पॉइंट है प्रोरोगेशन, एंड द थर्ड पॉइंट इज डिसोल्यूशन, ठीक है। तो भाई इसमें सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यहां मैं लिख रहा हूं सम्मन, क्या लिख रहा हूं, सम्मन। दूसरा वर्ड क्या है, प्रोरोगेशन। दूसरा वर्ड क्या है, प्रोरोगेशन। तीसरा वर्ड क्या है, डिसोल्यूशन। सम्मन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब खत्म करना, और डिसोल्यूशन मतलब हाउस को ही खत्म कर देना, हाउस को ही खत्म कर देना। तो समझ गए, ये तो लोकसभा का ही हो सकता है। डिसोल्यूशन किसका हो सकता है, लोकसभा का ही हो सकता है, ठीक है। राज्यसभा का तो डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूस बॉडी है। अब इस 85th को ध्यान से याद कर लेना अभी। 85th क्या कहता है अभी, कि ये जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये हम 79 मतलब 79, पहले 79 की बात करते हैं। 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट है, उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है भाई, और कौन होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब हमें 85th क्या कहेगा वो बात करते हैं अपने। 85th कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा जो है उनका जो सेशन स्टार्ट होता है, उसको सेशन को स्टार्ट करने को हम सम्मन करना कहते हैं, और सेशन की एंडिंग को हम प्रोरोग करना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोरोग करना कहते हैं। ये सेशन स्टार्ट हुआ और ये सेशन एंड हो गया, क्लियर है। और अगर सेशन चलता सेशन बीच में सस्पेंड हो जाए, क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाए। देखो, एक तो जैसे आपने 11th या 12th स्टार्ट करी, एक आपकी 11th या 12th खत्म हो गई, ठीक है भाई, एक आपने दिवाली पे पटाखे फोड़ दिए और पता लग गया, ठीक है, और बाथरूम में या कहीं भी,
पता लग गया और आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, तो सस्पेंड मतलब अस्थायी रूप से होता है, टेम्परेरी, और ये क्या है, स्टार्टिंग, और ये क्या है, कंप्लीट एंडिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये भी प्रेसिडेंट मतलब इनकी घोषणा कौन करता है, कौन करता है, सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सस्पेंड कौन करता है, ये करेगा, कौन करेगा, स्पीकर, या फिर अपने कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा में कौन है, ठीक है भाई। और इसको एडजर्न करना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजर्न करना भी कहते हैं। और ये एडजर्न जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है। जैसे वो कहते 2 दिन के लिए एडजर्न कर रहा हूं, वो कहते 5 दिन के लिए कर रहा हूं। और एक सिन डाई एडजर्न भी हो सकता है। सिन डाई एडजर्न जो होगा उसका मतलब क्या, अनिश्चित काल के लिए, मतलब उसको नहीं पता अभी कि वो कितने टाइम के लिए कर रहा है, लेकिन उसने एक बार कर दिया गुस्से, कहते भी मैं अनिश्चित काल के लिए कर रहा हूं। लेकिन चाहे वो सिन डाई कर दे, लेकिन सेशन फिर वापस बुलाना पड़ेगा, सेशन खत्म नहीं होगा इससे, ठीक है। अब ये मत कह देना सर वो 5 साल के लिए कर दे, तो ऐसे वो पागल तो ना वहां पे कोई, ठीक है। तो सिन डाई करना मतलब उसने नहीं बताया कि मैं कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूं। तो चाहे वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो रहा हो, चाहे सिन डाई हो रहा हो, ये कौन करता है, लोकसभा में कर रहा हो तो स्पीकर, और राज्यसभा में कर रहा हो तो भाई चेयरपर्सन, जो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अपने एक चीज और, अपने ने ना एक, मेरे हिसाब से तो ये हमने क्या एक ना कस्टम अपनाया हुआ है, क्या कि जब प्रोरोग करना होता है ना, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो सिन डाई एडजर्न कर देगा, ठीक है, जस्ट प्रोरोग से पहले, कि हाँ भाई अपनी होगी जितना, इस सेशन में जो काम करना था हमने कर लिया, ठीक है। और सिन डाई एडजर्न करने के बाद ये इन्फॉर्म करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेगा फिर, प्रोरोग कर देगा। तो आपसे बाई चांस पूछ ले कि सेशन को प्रोरोग करने से पहले, सेशन को खत्म करने से जस्ट पहले क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, एडजर्न कर देता है सिन डाई, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रोरोग कर देगा, सेशन को खत्म कर देगा, फिर कभी ना कभी नया सेशन शुरू होगा, कभी ना कभी नया सेशन शुरू होगा। अभी जो सेशन शुरू होने वाला है कौन सा सेशन है, मॉनसून सेशन। 3 सेशंस होते हैं अपने बेसिकली, उनकी आप ड्यूरेशन देख लेना आज घर जाके, कौन कौन से, विंटर, मॉनसून और बजट सेशन, ठीक है, गर्मी में नहीं आते वो, ठीक है। दुख, गर्मी में दुख नहीं पाएंगे, तो कभी ना कभी वापस से सम्मन किया जाएगा अभी। लेकिन इस प्रोरोग में और इस सम्मन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ये साफ लिखा हुआ है इसी आर्टिकल में, 86 में कितने महीने की बात की गई है, 6 महीने के, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, किसके बीच में, 2 सेशंस के बीच में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक साल में मिनिमम कितने सेशन लगेंगे ही, कि ये तो लगेंगे ही लगेंगे, कि 2 तो लगेंगे, तीसरा भले ही साल से बाहर चला जाए, अगर वो 6 महीने का पूरा गैप दे भी दे तो भी, ठीक है, कि कम से कम 2 तो लगेंगे। और हमने हम नॉर्मली कितने सेशंस लगाते हैं,
3। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है, ये डिसॉल्व हो सकती है। लोकसभा का क्या काम है भाई? सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा जो है उसके इलेक्शन क्यों होते हैं? लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ठीक है, सरकार बनाने के लिए ठीक है, और सरकार नहीं बनी तो भाई कॉलिशन भी नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? बोले सरकार, बिना सरकार के चलेगा देश? अरे भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, फिर नए इलेक्शन करेंगे, और क्या करें भाई? लोकसभा है, अब मान लो लोकसभा 1999 के अंदर, ठीक है, अपने अगर बात करें, अभी कौन से नंबर की लोकसभा है? कौन सी? 17 है? ये कौन सी है? 18th। अब देखो, फर्स्ट लोकसभा की आप बात करें अपने, तो फर्स्ट लोकसभा जो है वो अपना लगभग 5 साल कंप्लीट किए। 52 में आई, 57 में सेकंड आई, फिर 62 में आई, 62 से 67, 67 से 71, ठीक है, 67 से कहाँ गई है? 71 में गई। ये 3 साल में क्यों होगी? क्योंकि इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि भाई अभी इलेक्शन करो, ठीक है, कि अभी पोजीशन मेरी ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है, एक तो ये ध्यान रखना भाई, आपके पास मेजोरिटी और आप ही कह दो ना कि प्रेसिडेंट को कि हमें तो अभी डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तो वो डिसॉल्व करना पड़ेगा फिर। ये नहीं कि तुम 5 साल पूरे करो, वो कहते भी हमें, हमारा मूड नहीं है अभी सरकार चलाने का ठीक है तो डिसॉल्व कर दो। तो यहाँ पर पहला आप केस देख सकते हो कि ऐसा कब हुआ था, ठीक है। अभी तो 67 से 71 में हो गए चुनाव, फिर 5 साल पूरे किए, ठीक है भाई। और यहाँ पर आपको 5 साल से कुछ ऊपर ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में आ गई थी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी से टर्म टर्म जो है वो थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है, साल भर के लिए बढ़ा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में 71 के बाद इसीलिए लगभग 6 साल हुए, लेकिन इसके बाद 2 साल 4 महीने बाद ही ये क्या होगी, अगली सरकार आ गई। तो इसमें ऐसा क्या हो गया? इसमें ऐसा ये हुआ, अभी मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी सरकार, और उसमें जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने चरण सिंह, ठीक है। और मोरारजी देसाई और चरण सिंह की आपस में बनी नहीं, या जो भी हुआ, चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह, उन्हें कांग्रेस ने बोला कि हम आपको समर्थन दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी सीटें तो थी कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बना तो सकते हैं वो सपोर्ट देके, लेकिन इतनी सीटें नहीं थी कि खुद बन जाए। तो फिर चौधरी चरण सिंह जो है वो कांग्रेस की हेल्प से क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर कांग्रेस ने थोड़े थोड़े टाइम बाद उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए कभी पार्लियामेंट में घुस ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट का सेशन होता उससे पहले चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। तो फिर वापस इलेक्शन हुआ, फिर जनता को गुस्सा आया, जनता ने कहा कि भाई हम इंदिरा गांधी से जो भी थे परेशान थे, तुमको हमने मौका दिया, तुमसे सरकारें चलती तो है नहीं। तो फिर 1980 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, ठीक है। इसके बाद में 85 में राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद में 85 से 89 गए, फिर 1 साल के अंदर ही देखो यहाँ पर फिर वीपी सिंह, दूसरी बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ठीक है। वीपी सिंह, वही हुआ, वीपी सिंह की सरकार, और इसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चंद्रशेखर, वही सेम चीज़ वापस होगी, और वही कांग्रेस के सपोर्ट से, शायद तक इसका मैं श्योर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर जो है वो बन गए थे। फिर ये चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, फिर वापस से जनता को थोड़ा और गुस्सा आया, और दूसरा राजीव गांधी की डेथ हुई थी, जनता ने कहा तुम्हें दूसरी बार मौका दिया हमने, फिर तुमसे सरकार नहीं चली आपस में लड़ लेते हो तुम।
फिर 5 साल फिर कांग्रेस की आ गई। अरे यार, ठीक है। इसके बाद में 96 में अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो 1 साल 6 महीने का यही है। अटल बिहारी वाजपेयी बन गए इसमें 1 साल 6 महीने, देवगौड़ा भी बन गया, के आई के गुजराल भी बन गए। फिर 99 में, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे पीरियड्स के लिए बन रही है सरकारें ये जो है। तो अब क्या होता है, अभी ध्यान से सुनना। जैसे इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की एक 13 दिन की सरकार भी आई थी, ओनली फॉर 13 डेज, ठीक है। तो अब होता क्या है कि किसी के पास भी जो है वो बहुमत नहीं आया, मतलब 273 सीट्स चाहिए, ठीक है। तो 273 सीट किसी के पास भी नहीं है, लेकिन 273 तो नहीं है, हो सकता है किसी के पास 180 हो, 150 हो, और कोई ये कह रहा हो कि ये हम हमारे साथ है, ये पार्टी हमारा कॉलिशन है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अलायंस जो बनता है, कॉलिशन बनता है, ये 2 तरीके के बनते हैं। जैसे एनडीए और इंडिया अलायंस जो है, ठीक है, जिसको बीजेपी वाले इंडिया अलायंस बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते वो, ठीक है। तो जैसे एनडीए और ये जो इंडिया अलायंस है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये इलेक्शन से पहले के कॉलिशंस है, ये इलेक्शन से पहले के कॉलिशंस है, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले भी कॉलिशन बन सकते हैं, जिसमें आप सबने सीटों का बंटवारा कर लिया और फिर आपने चुनाव लड़ा, ठीक है। एक में क्या होता है कि आपने कॉलिशन नहीं किया, आपने अपना अपना चुनाव लड़ा, ठीक है। जैसे कर्नाटक में कई बार हुआ था ऐसा कि वहां पे 3 पार्टियां हैं, जनता दल सेकुलर, जेडीएस, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस। तो एक बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों के पास इतनी सीटें थी कि तीनों ही सरकार नहीं बना सकते। तो फिर जेडीएस और कांग्रेस साथ में आ गई। ये इलेक्शन के बाद का कॉलिशन है, इलेक्शन के बाद का। तो कॉलिशन इलेक्शन से पहले ही बन सकता है और बाद में बन सकता है। तो बाद वाले में बस दिक्कत ही होती है कि आपको बोलना पड़ता है उसको, प्रेसिडेंट को, सेंटर में सरकार बनानी है, और अगर स्टेट में बनानी है तो राज्यपाल को बोलना पड़ेगा कि हमारा कॉलिशन है। और फिर उसको लगता है कि हाँ इनका है वास्तव में, और ये क्या करेंगे, ये समर्थन या मेजोरिटी शो कर देंगे, ठीक है। तो वो उनको पहला मौका दे देता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की चलती है फिर। तो प्रेसिडेंट को लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो क्या करेंगे, वो मेजोरिटी शो कर देंगे, ठीक है। और उनको शायद कुछ टाइम पीरियड जो होता है वो दिया था, लेकिन 13 दिन बाद उन्होंने कहा भी नहीं, मेरे को नहीं लगता। लेकिन जिसको मौका मिलता है ना, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उनको बिना मेजोरिटी शो किए हुए प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उनको टाइम दिया कि इतने टाइम बाद आप क्या करना, मेजोरिटी शो कर देना। 13 दिन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो 13 दिन की सरकार, फिर वो साल भर जो ऐसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकारें चलती रही। लास्ट में सब अलग अलग हो गए। अब किसी के पास 273 की मेजोरिटी नहीं, तो क्या करेंगे, लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, री इलेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये जो डिसॉल्व करने की पावर है वो किसके पास है, सॉरी, अब इसको याद कर लो भाई। लोकसभा, केवल लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट करता है। सम्मन प्रोरोग प्रेसिडेंट करता है। एडजर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। प्रोरोग करने से जस्ट पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिन डाई एडजर्न करता है, और उसके बाद में इन्फॉर्म कर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या कर देगा, ठीक है, प्रोरोग कर देगा। और 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है। ये याद कर लो भाई। इसी वजह से हम कहते हैं कि 1 साल में मिनिमम सेशंस 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। और हम नॉर्मली कितने सेशंस लगाते हैं, 3 सेशंस लगाते हैं। तो यहां अपने पहुंच गए कहां पर, 84 तक, हाँ सॉरी 85 तक। अच्छा ये मैंने इसमें लिख दिया क्या, 84th, अपने 84th पढ़ना भूल गए भी। 84th क्या, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा ये पढ़ लिया था आपने ना, हाँ पढ़ लिया था। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे को लगा आपने ने पढ़ा नहीं। ये 85th में ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लिखा ही गलत था, बाकी तो ठीक है, ये तो पढ़, मुझे लगा ये आर्टिकल छोड़ दिया आपने ने, ठीक है भाई। अब अपने आते हैं 86 पे। अब 86 जो है ना, उसकी पहली बात तो उसकी जो हेडिंग है ना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ लेना भाई। क्या लिखा हुआ है उसकी हेडिंग में, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी, क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है वो क्या होती है, और उसको पावर्स वाली हेडिंग में दिया हुआ होगा ये, लेकिन वास्तव में पावर नहीं है। आरएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछ ले कि ये प्रेसिडेंट की क्या होती है। ये प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, प्रेसिडेंट का राइट है, अधिकार है। ठीक है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस। तो एड्रेस करना मतलब भाषण देना, और मैसेज भेजना तो पता ही होगा मैसेज भेजना किसे कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर ध्यान देना भाई, द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर, अलग अलग भी दे सकता है उनको, और उनको दोनों को साथ में बिठाकर भी एड्रेस कर सकता है। एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर्ड द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। द president may send message to either house of parliament, whether with respect to a bill that pending in parliament or otherwise a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the house to be taken into consideration। यहां ध्यान से सुनना भी, कल अपने ने एक छोटी सी गलती कर दी थी 78th के अंदर। ठीक है, 78th में अपने ने कहा था कि वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक तो अपने आप देगा, एक प्रेसिडेंट के मांगने पर देगा। ठीक है, और एक था कि प्रेसिडेंट जो है वो मैसेज देता है, किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही देगा। ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हालांकि 78 में ये बोला गया कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि एक तो ये अपने आप ही सारी इंफॉर्मेशन देगा, अपने आप ऐसे लिख देते हैं कि अपने आप। ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन देगा मांगने पर, तो प्रेसिडेंट सीख करेगा भी मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन, और एक क्या है भाई, प्रेसिडेंट मैसेज देगा। क्या देगा? मैसेज देगा। किसको देगा? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी मिनिस्टर, पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए हो सकता है ये। तो प्रेसिडेंट को क्या पड़ी है किसी मिनिस्टर को मैसेज देने की? तो ये पढ़िए भी, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है ना कि किसी मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट का कोई काम, मतलब कोई पॉलिसी, लॉ या कुछ भी, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लॉन्च कर दी है। उसने किसी चीज को लेकर कोई फैसला कर दिया है विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो कहेगा कि उसको बोलो कि ये जो मैटर है ना, पहले क्या रखे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे, तुम सारे डिस्कस करो, उसके बाद उसको करो। अकेला मिनिस्टर जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं एक तरीके से? जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है भाई, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, उसमें से एक मतलब ये भी है कि सरकार का जो किसी भी मंत्रालय, किसी भी पर्टिकुलर सिंगल डिपार्टमेंट का भी कोई इससे रिलेटेड कोई चीज होती है ना, वो सरकार की है, उस डिपार्टमेंट की नहीं है, अकेले की। ठीक है, तो ये मिनिस्टर को क्यों दिया है मैसेज कि वो कंसिडरेशन के लिए उस मैटर को किसके सामने रखे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे। किसके सामने रखे? अब अपने बात करते हैं आर्टिकल 86 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 86 की बात करते हैं। आर्टिकल 86 में क्या है भाई? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एड्रेस कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? मैसेज कर सकता है। और इस एड्रेस में अपने ऐसे लिख दो, कभी भी। क्या लिख दो? कभी भी। ऐसा कभी भी क्यों लिखा है अभी बता दूंगा। मैसेज किसको करेगा? मैसेज करेगा पार्लियामेंट को। किसके रिगार्डिंग करेगा? कोई बिल विल अटका पड़ा है तो उसके रिगार्डिंग कर देगा कि भाई वो बिल अटका रखा है तुमने फालतू में, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, उस बिल पे आगे की कार्यवाही करो। ठीक है, तो बिल के रिगार्डिंग जो मैसेज जाएगा वो किसको जाता है? पार्लियामेंट के। और किसी पर्टिकुलर मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन में रखने के लिए जो मैसेज जाता है वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना भी, यहां बीच में अपने ने प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग है भी, यहां भी मैसेज कर रहा है, यहां भी मैसेज कर रहा है, दोनों मैसेज अलग है। 78 वाला मैसेज अलग है और ये मैसेज
अलग है। तो ये तो हो गया 86। अब आता है 87। ये स्पेशल एड्रेस है। 86 वाला कभी भी एड्रेस है, 87 वाला स्पेशल एड्रेस है। स्पेशल एड्रेस क्या होता है अभी? तो साल की शुरुआत का जो फर्स्ट सेशन होगा लोकसभा का, साल की शुरुआत का जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, इन तीनों सेशंस में जो भी पहला होगा, उसमें अगर प्रेसिडेंट जाकर पहले दिन जब एड्रेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पेशल एड्रेस। या जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा नई नई आई है और उसमें जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस करेगा उसे क्या बोलेंगे? स्पेशल एड्रेस। तो साल का फर्स्ट सेशन या आफ्टर जनरल इलेक्शन लोकसभा का फर्स्ट सेशन, ठीक है, उसमें जब प्रेसिडेंट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पेशल एड्रेस। और कभी भी एड्रेस कर दे वो क्या होगा? वो नॉर्मल एड्रेस। ऐसे याद कर लो, वो 86 में और स्पेशल एड्रेस किस में? 87 में। ठीक है भाई। 88 क्या है भाई? तो 88 जो है वो मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के प्रिविलेजेस हैं। मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर होने के लिए मेंबर होना जरूरी है क्या? नहीं, 6 महीने का टाइम मिलता है, तो आप 6 महीने तक बिना मेंबर के मिनिस्टर रह सकते हो। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल मेंबर होता है क्या? अटॉर्नी जनरल तो मेंबर ही नहीं होता। ठीक है। तो बिना मेंबर के आप ना जा सकते हो क्या पार्लियामेंट में? ये दो जा सकते हैं, और पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जा सकते हैं। लोकसभा में भी जा सकते हैं, राज्यसभा में भी जा सकते हैं, और जिस भी कमेटी का इनको मेंबर बनाया गया है वहां भी जा सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है। वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वोट करने का राइट आपको जब मेंबर बनते हो ना तो एज ए मेंबर मिलता है। ठीक है। आप एज ए मिनिस्टर वोट नहीं करते हो वहां पे, एज ए मेंबर वोट करते हो। ठीक है। तो सिंपल सीधी सी बात है, ये जो कुछ प्रिविलेजेस मिलती है किसको मिलती है? मिनिस्टर को मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल को वो किससे मिलती है? 88 से मिलती है। इसके बाद में अब 89 से लेकर सीधा सा है, इसको एक बार इंडेक्स से देखना भी। 89 में क्या है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां पे किसकी बात हुई है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। 90 में क्या बात, 90 में क्या बात हो रही है भाई? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। अब यहां ध्यान देना भाई, यहां पे डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है, चेयरमैन को हटाने की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेयरमैन चेयरमैन के तौर पे नहीं हटता, वो तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हटता है, और उसमें तो दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा में उसका इनिशिएशन होगा, और राज्यसभा से वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, और अलग अलग मेजोरिटी भी अलग अलग होती है, वो बात की बातें हैं। ठीक है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो उसका हाउस ही हटाता है, लेकिन चेयरमैन जब हटता है ना तो वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसका उसको हटाने का प्रोसेस तो वो वाइस प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो इसीलिए यहां पर केवल डेप्यूटी चेयरपर्सन को हटाने की बात हो रही है। अगला क्या? पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन, मतलब चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन या कोई और जब उसके रोल प्ले कर रहा है, या फिर उसका एक तरीके से एक्टिंग चेयरमैन का काम कर रहा है, तो उसके पास क्या पावर्स होगी? ठीक है। 92 क्या है? द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइडिंग वाई, भाई उनको खुद को हटाने का प्रोसेस चल रहा हो तो तब वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, कि इनको खुद को ही हटाने का प्रोसेस चल रहा है तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। तो बट ऑब्वियस है भी, चेयरमैन को हटाने का प्रोसेस चल रहा है तो डेप्यूटी चेयरमैन हो जाएगा, और डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का चल रहा है तो है ही बैठे ही हो। ठीक है। और एक और चीज, अगर ये दोनों ना भी हो तो कौन होगा? तो उसका भी एक आंसर होता है, एक पैनल बना हुआ होता है, और एक प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, उसकी कंडीशंस अलग अलग होती है, बाद में कभी देखेंगे। तो अभी तो आप इतना याद कर लो भी, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, कौन सा आर्टिकल? 89। ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का प्रोसेस या रेजिग्नेशन, कैसे उसकी सीट वैकेट होगी, कैसे वो रिजाइन देगा, किसको देगा, और उसका रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, लेकिन किसका? डेप्यूटी चेयरमैन का केवल। वो कहां पर? 91 में क्या है?
जो चेयरमैन की जगह उसका एक तरीके से एक्टिंग रोल कर रहा होगा, उसकी क्या पावर्स होंगी। और 92 क्या है कि जब इनको हटाने का प्रोसेस चल रहा होगा तो ये खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। तो सिंपल सीधी सी बात है भाई, ये कहता है कि डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ये कहता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे किसके, ठीक है। और इसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को हटाने का प्रोसेस दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर इसलिए नहीं था चेयरमैन का नाम, क्योंकि चेयरमैन चेयरमैन के तौर पे नहीं हटता किसके, लेकिन यहां ये होते हैं, ये हटाने का प्रोसेस, रेजिग्नेशन या रिमूवल का प्रोसेस, ये पावर्स। कोई और पर्सन या तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, तो उसके पास क्या पावर्स होंगी। और ये वही सेम चीज कि खुद को हटाने के प्रोसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हो सकते। 97 इन सब की सैलरी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भी, इन सब की सैलरी प्रिविलेजेस वगैरह जो है प्रेसिडेंट की तरह वो प्रेसिडेंट की तरह क्या होती है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होती है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होती है भाई, ठीक है। इसके बाद में 98 क्या है, सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। सेक्रेटरीट जो होता है बेसिकली ये रीढ़ की हड्डी है भाई, यहाँ पर जो एकदम क्या कहते हैं सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ठीक है भाई। तो ये अपने ने याद कर लिए किसके लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए। अब एक बार जल्दी से यहां पर चैप्टर निकाल लो थर्ड, किसका, स्टेट वाला। तो इसके सामने चैप्टर कौन सा होगा, थर्ड होगा, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर। क्या दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल कहां से कहां तक जाएंगे, वो 167 पे खत्म हुए थे ना, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर। भाई ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 6, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से 168 से 212, क्योंकि 213 तो वही 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। अब देखो सिंपल सीधा सा अभी याद कर लेना, 79 में पार्लियामेंट है तो 168 में कौन है, लेजिस्लेचर। वही सेम चीज, गवर्नर, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। आप कई बार अब चुनाव, अब कभी आप अखबार पढ़ो या फिर न्यूज़ सुनो तो उसमें आप देखोगे एमएलसी, अभी आप देखोगे कि कुछ एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। फिर आप देखते हो कि कुछ विधायक, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हो गए, विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल हो गए। फिर आप उसने बीच में हो सकता है ध्यान दिया नहीं दिया कि कुछ एमएलसी भी बीजेपी में शामिल होने की सोच रहे हैं या हो गए हैं। तो वो जब एमएलसी बोलता है ना, तो वो एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा होता है। जैसे आप राजस्थान में घूम रहे हो तो आप देखोगे एमएलए का स्टिकर लगी हुई कार दिख जाएगी आपको, या फिर ये आप थोड़ा सा उत्तराखंड की साइड जाओगे तो कोई उत्तर प्रदेश से हो सकता है किसी एमएलसी लिखी हुई स्टिकर लिखी हुई कार दिख जाए आपको। तो एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है भाई। अब अपने को ये याद करना है कि इसमें 169 करके एक आर्टिकल आ जाता है बीच में, जिसका रिलेशन किससे है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या रिलेशन है इसका, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे, अगर कहीं नहीं है तो वहां पे स्टैब्लिश कैसे करनी है, और किसी स्टेट में है तो वहां से हटाने का क्या प्रोसेस है। तो 169 में फिर अपने को, हाँ भाई ध्यान देना इधर, फिर अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां पर राज्यसभा का जो है स्ट्रक्चर पहले आया था, मतलब अपर हाउस का, लेकिन स्टेट के अंदर लोअर हाउस का स्ट्रक्चर पहले आता है। तो 169 के बाद मैं ऐसे लिख देता हूं 170 और फिर ये 171, समझ गए इस चीज को, ठीक है। विधानसभा का स्ट्रक्चर पहले है और विधान परिषद का स्ट्रक्चर बाद में है।
रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि ये रीएडजस्टमेंट जो आप पढ़ोगे आर्टिकल को ढंग से तो ये देखोगे सेंटर स्टेट में सारों की बात इसी ने कर ली। ड्यूरेशन तो अब 172 है ना भाई ड्यूरेशन। क्वालिफिकेशन 173। देखो भाई यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि रीएडजस्टमेंट को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन यहां इधर एक एक्स्ट्रा चीज आई हुई है, इसीलिए ये -1 वाला स्टिल कंटिन्यू हो जाती है चीज। ठीक है 85th तो यहां 174 क्या करो क्वालिफिकेशन होगी ना 173। ठीक है और सम्मन वगैरह प्रोरोग करना डिजोल्यूशन 174 में चला गया। उसके बाद में राइट टू गवर्नर टू एड्रेस सिंपल एड्रेस वगैरह और ये चीजें 175 और स्पेशल एड्रेस कहां चला जाएगा 176। वही -1 वाली ट्रिक चल रही है अभी। -1 कैसे 87 है तो 7 में से 1 माइनस किया कितने हो गए 6। 8 में से 1 माइनस किया कितना 7 और माइनस कितना किया 1 वो इधर रख दिया हमने, तो ये रिलेशन बैठ गया। जो 87 में सेंटर में बात हो रही है वो 176 में स्टेट में बात हो रही है। ये 177 ये तो वैसे भी याद रख लेना कि 88 मतलब सेंटर वाले मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, 77 मतलब स्टेट के मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ठीक है अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहां 178। अब देखो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे गिनती, ये आएगा 178, ये 179, ये 180, ये 181, ये 182, ये 183, ये 184 और ये 185। तो यहां से अपने पहले यहां क्यों गए तो समझ गए भी यहां क्यों गए अपने। और फिर अपने ऐसे गिनती क्यों रखी, क्योंकि ये चीज यहीं से समझ में आ जाएगी। पहले विधानसभा की बात होगी फिर विधान परिषद की। ठीक है उल्टा होगा, पहले लोअर हाउस की बात होती है यहाँ पे स्टेट के अंदर, यहाँ अपर हाउस की पहले और लोअर हाउस की बाद में, इधर लोअर हाउस की पहले और अपर हाउस की बाद, इसलिए वहां वो चीज चेंज होगी। सैलरी वाली वही सेम चीज 186 और सेक्रेटरीट कहां चला जाएगा 187। और इनकी जो सैलरी होगी इनकी, ठीक है पोस्ट का नाम सेम होगा भी, विधानसभा में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है इनकी जो सैलरी होगी वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होगी, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड किसका होगा स्टेट का होगा। किसका होगा स्टेट का होगा। ठीक है तो ऐसे करके अब यहां तक याद कर लो। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हुआ, सारा -1 वाला क्राइटेरिया चल रहा है। बस ध्यान कर लेना कि यहां आकर थोड़ी सी गिनती चेंज हो जाएगी क्योंकि इधर भी हुई थी। और -1 वाला क्राइटेरिया क्यों चल रहा है तो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा एक आया और यहाँ थोड़ा से -1 वाली चीज चेंज हुई। ठीक है लेकिन वापस -1 वाली चेन वापस से शुरू होगी। क्यों क्योंकि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, बस यहाँ ये 2 आर्टिकल जो है वो वहां पर -1 फॉलो नहीं होगा, बाकी पूरा -1 ही फॉलो हो रहा है। बस वो वहां जाके फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, उनको सोचना चाहिए था, आगे बच्चे पढ़े ठीक है तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा दिमाग तो लगाएं, हमने इतना दिमाग लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ा ना भी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी को रूल से रहना है, रूल रेगुलेशंस कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। अब जो बनाएगा वो कौन होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोसेस दिया कि जनता तय करेगी। अब तुमने एक सरकार बना दी, वो सरकार पर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है वो अनलिमिटेड ना हो, मनमानी तरीके से ना काम ना करे, इसलिए उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में लगाए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए इसलिए उन पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है फिर याद आया कि कुछ एस्पिरेशंस एंड गोल्स भी होने चाहिए, तो डीपीएसपी के तौर पे दे दिए। इतना दिमाग लगाया उन्होंने,
तो उन्होंने सोचा कि कुछ याद करेंगे, उनको भी लगाने दो। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखना भी, ऐसे याद कर लेना, एक दो बार याद हो जाएंगे। क्लियर है भाई? और एक छोटी चीज़ और, जैसे अपने जब आप कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन वाली चीज़ करोगे, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना भी, एक उसमें कंसेप्ट मान लो, फंडा मान लो, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है वो कंसेप्ट? ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट पे जो भी खर्चे होते हैं ना, वो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन होते हैं, सेंटर वाले कंसोलिडेटेड फंड पर। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी हो, अलाउंसेस हो, या पेंशन हो। लेकिन वही चीज जब हाई कोर्ट में आप पढ़ोगे ना, तो हाई कोर्ट वाला जो है, उसके सैलरी और अलाउंसेस जो मिल रहे हैं उसको इन सर्विस, उसको तो कर देना अलग, और उसकी पेंशन कर देना अलग। हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी और अलाउंसेस है, वो जिस स्टेट के हाई कोर्ट में है ना, उसके कंसोलिडेटेड फंड पर क्या होते हैं, चार्ज अपॉन, सेंटर वाली पे नहीं। लेकिन उसकी जो पेंशन होगी, वो सेंटर की कंसोलिडेटेड फंड पर क्या होगी, चार्ज होगी। क्योंकि जब वो किसी क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी तो वहां से मिलनी है, इसलिए उसके कंसोलिडेटेड फंड पर क्या होगी, चार्ज अपॉन। अब आप कहोगे कि फिर पेंशन उसकी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका ट्रांसफर भी तो होता है ना। अब वो मान लो रिटायर होने, वो हाई कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हो गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाया, तो तीन चार जो हाई कोर्ट से होके आया है, तो अब वो तीन चार हाई कोर्ट में से किसकी, ठीक है, और फिर मान लो उसमें डिवाइड भी करेंगे, तो फिर पता नहीं, ऐसे तो वो बहुत सारा कचरा सा हो जाएगा। तो इसलिए पेंशन किस पर, सुप्रीम कोर्ट के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन, हाई कोर्ट वाले जज की। और सैलरी अलाउंसेस किस में, जिसके जिस भी स्टेट में वो काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल्स याद कर लेना अच्छे से।